नमस्कार साथियों, फिर शाम हुई। कल के बाद 24 घंटा बीता और आज फिर एक नई बात सामने आई और वो बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, काशी के लोकप्रिय यशस्वी सांसद ने, मोदी जी ने आज एक सारगर्भित तरीके से एक बड़े कार्यक्रम में, जो एक ऋषि के नाम पर कार्यक्रम था, जिसके नाम पर हमारा आन मान शान जुड़ा हुआ है और वो पहले से तय था, घटनाएं घटित हो रही हैं, उस कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष रूप से बड़े कठोरता से, दृढ़ता से विश्व के तानाशाह नेता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया। वह जवाब साथियों देश के 147 करोड़ जनता की ओर से जवाब था। इसीलिए मुझे आज लाइव आना पड़ा फिर से। मैंने आपसे कहा था कि अमित भैया को प्रणाम, आप जुड़े हुए मेरा सौभाग्य है। और ये अमित भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को ठुकराया था। इनको प्रणाम है, इनके चरणों में वंदन है। और सिर्फ इसीलिए कि उस समय भी इसी ने, ट्रंप ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं दिया था। यह हमारे अखबारों में छपा था। हमारे बड़े भाई हैं, हमें बहुत स्नेह देते हैं, इनको प्रणाम है। और महान सरोदवादक, हम लोग उनको नाना कहते थे, स्मृतिशेष पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य जी के सुपुत्र हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग इन्हें जानते हैं और हम इनके छोटे भाई के रूप में प्रणाम दादा। तो मैं आज लाइव तभी आता हूं जब कुछ घटनाएं घटती हैं साथियों। आज मैं सुबह उठा, कॉलेज जा रहा था, अपने महाविद्यालय में एडमिशन का काम शुरू है, पीजी लेवल का बीएचयू की तरफ से, और क्लास भी करने थे। उसी दौरान हमने मोबाइल पर देखा कि आज इस देश के कृषि को क्रांति के स्तर पर परिवर्तित करने वाले महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म शताब्दी दिन है, 100वां जन्म जयंती दिवस जो दिल्ली में मनाया जा रहा था। वैज्ञानिकों के सामने प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन उस कार्यक्रम का कर रहे थे। देखिए, इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिस कृषि के नाम पर प्रधानमंत्री ने फर्म स्टैंड लिया, उस कृषि क्रांति के जनक का 100वां जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री वहाँ वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिकों के नाम पर पूरे देशवासियों को, देशवासियों के नाम पर पूरे विश्व को संबोधित कर रहे थे, बड़े शालीन ढंग से। मैं उसको लाइव रास्ते में मैं सुन रहा था, सुनते सुनते गया और मेरे मन में आया कि ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में हमें भी तो बात करना चाहिए। हमारा भी तो विषय अर्थशास्त्र है, कृषि अर्थशास्त्र का एक रीढ़ है, और हम ऐसे वैज्ञानिक के बारे में अगर हम ना बात करें तो हम भी चूक जाएंगे। और दूसरे, ट्रंप के ऊपर कल ही हमने, जब घोषणा से पहले ही हमने चेता दिया था कि जहर उगलने वाले हैं, जहर उगले, और जो जो हुआ वो हमने कल उस पर वार्ता की थी। उस स्वाभिमान को जोड़ते हुए आज मैं एक बार पुनः आपको प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया, सधी हुई प्रतिक्रिया, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और वास्तव में जो मैं लाइव हुआ हूँ, वो महान भारत रत्न, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन के 100वें साल के अवसर पर उन्हें नमन, प्रणाम, श्रद्धांजलि देने भी आया हूँ साथियों। और उसका वजह है, मैं ही क्यों आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। आप सोचते हो कि हर मुद्दे पर चले आते हैं, ऐसा नहीं है। जिस मुद्दे पर जुड़ाव होता है, जिस मुद्दे पर मेरा तार्किक संगत होता है, जिस मुद्दे पर मेरा स्नेहात्मक संबंध है, उस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं साथियों। स्वामीनाथन जी के साथ
मैंने 2-2 बार वक्त बिताए हैं इसी बनारस की धरती पर। हमने उन्हें देखा है, उनसे चर्चा की है और उनके कार्यों को हमने अपने समय ही घटते हुए देखा है। कमेटी गठित होती है उनके नाम पर, वो भी हमने पढ़ा है। कृषि रिफॉर्म्स के लिए जो बिल आया था उसमें उनके उपादेयता पर में हमने बात किया था। कोविड काल में भी उनके बारे में बात किया था और उनके दिव्यता को हमने बहुत नज़दीक से महसूस किया था। 2 वर्ष पूर्व उनका निधन हुआ था, तब भी मैं लाइव होकर उनको श्रद्धांजलि दिया था। और ऐसे स्नेहात्मक संबंध जिसके साथ मैं मिला हूँ, साक्षात्कार किया हूँ, उस बड़े व्यक्तित्व का आज अगर 100 साल है तो मेरे जैसे छोटा अर्थशास्त्री, छोटा व्यक्ति उसको नमन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और इसी बहाने साथियों प्रधानमंत्री का वो जवाब भी मैं दे रहा हूँ। दोनों जोड़ के मैं लाइव हूँ। दिनेश कुमार जी जुड़े हुए हैं करनाल से, उनका स्वागत है। उनका विषय भी है साथियों, वो भी लोग कृषि के, ये लोग भी जनक हैं, ये लोग भी वैज्ञानिक हैं। साथियों थोड़ा सी बात करके मैं बात शुरू करता हूँ। स्वामीनाथन जी जब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे तो बनारस की धरती पर हमको याद है 90 के दशक में, 90 में 89-90 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट तिथि याद नहीं है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी करके जस्ट शोध कर रहा हूँगा। उस दौरान काशी आए थे महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र, जो हमारे मामा हैं स्मृति शेष, वो जिंदा थे। वो गंगा की लड़ाई लड़ रहे थे, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके अंदर वैज्ञानिकता और धार्मिकता का एक जुड़ाव था, दोनों धाराओं को लेके चलते थे। सांस्कृतिक आधार उनका कलेवर था। उनसे मिलने की इच्छा लेकर स्वामीनाथन जी किसी काम से बीएचयू आए थे। हमारे ससुर जी प्रोफेसर आरसी तिवारी, जो मृदा वैज्ञानिक, बहुत नामी मृदा वैज्ञानिक हैं, आज भी हैं, 87 वर्ष की उम्र में काशी विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर साइंस के वो हेड थे। वो मिट्टी ही जीवन, उनका जीवन था। स्वामीनाथन जी ने उनसे कहा था कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जिनका नाम प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र है, जिसके बातों से, वक्तव्य से मैं प्रभावित हूँ, मुझे उनसे मिलाइए। देखिए इत्तेफाक, देखिए मेरे बड़े साले साहब जो हैं इस समय करनाल में WDR वहाँ के रिसर्च, वहाँ के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो भी थे, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे। एक वाकया से मैं बताता हूँ कि मैं क्यों लाइव आया हूँ, मैं क्यों नमन करना है मुझे 100वें साल में ऐसे व्यक्ति को जो महान व्यक्ति है। हम अदनी जैसा व्यक्ति, उनको आरती उतारे तो भी कम है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है ऐसे व्यक्ति से, और वो उनको लेके हमारे ससुर जी तुलसी घाट गए थे। मैं भी उनके साथ गया था क्योंकि मुझे भी उनके साथ जाना था। और उस ड्राइंग रूम में हमारे अमित भैया को याद होगा, ड्राइंग रूम में महंत जी साधारण तरीके से बैठे थे, धोती कुर्ता पहने, धोती और गंजी पहने, और हमेशा उनके हाथ में मानस का गुटखा हुआ करता था। उस समय भी स्वामीनाथन जी आए, प्रणाम करके बैठे। स्वामीनाथन जी उनसे कम से कम 12 वर्ष बड़े रहे होंगे उस दौरान। 75 वर्ष की आयु थी 2013 में जब महंत जी का निधन हुआ, और 2025 में स्वामीनाथन जी 100 वर्ष उनका मनाया जा रहा है। दोनों के बारे में जोड़ रहा हूँ। और जब उनकी वार्तालाप हुई तो अद्भुत वार्तालाप हुई। 2 बड़े व्यक्तित्वों के वार्तालाप सुनकर लाभान्वित कैसे हुआ जाता है, मेरा मन रोमांचित हो रहा है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। वो दोनों जो बातें कर रहे थे, राष्ट्र की बात कर रहे थे। एक गंगा के प्रदूषण मुक्त, जल ही जीवन है, प्रदूषण से मुक्ति चाहिए, वैज्ञानिकता का आधार चाहिए और जीवन को संरक्षित चाहिए। एक व्यक्ति ये बात कर रहा था, दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा था, जो स्वामीनाथन था, जिसने हरित क्रांति की। महंत जी उसके प्रति नतमस्तक थे। उसने कहा कि जीवन चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए। महंत जी गंगा का, ये जो गंगा का बेल्ट है, इससे लाखों किसान का जीवन चलता है। इसलिए वैज्ञानिक, दोनों ऋषि, दोनों आस्थावान, दोनों सांस्कृतिक कलेवर से ओतप्रोत, दोनों की बातें सुनकर हम लोग अभिभूत हुए थे। और महंत जी स्वामीनाथन से प्रभावित थे क्योंकि उनका कर्म बहुत बड़ा था।
और स्वामीनाथन जी महंत जी से प्रभावित थे, क्योंकि वो गंगा के प्रति उनकी असीम आस्था देख के एक वैज्ञानिक गंगा के प्रति इतनी आस्था लड़ाई लड़ा, इससे प्रभावित थे। और दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे से जिस भाव से विदा लिया वो मुझे आज भी याद है। और एक बार बीएचयू में मैंने कॉन्फ्रेंस में मिला था। वो स्वामीनाथन साथियों, उनका जन्म शताब्दी समारोह था। प्रधानमंत्री मोदी उस समारोह का उद्घाटन साथियों करने आए थे। और मैं क्रम जोड़ रहा हूं, क्यों लाइव आता हूं। और वहां से प्रधानमंत्री ने बगैर अमेरिका राष्ट्रपति का नाम लिए, बगैर अमेरिका का नाम लिए, जो आक्रामक टैरिफ अमेरिका का था उसका उन्होंने सशक्त जवाब दिया। और सशक्त जवाब कब देते हैं? स्वामीनाथन जैसे व्यक्तित्व के जन्म शताब्दी मनाने के अवसर पर। इससे बड़ा मैसेज दुनिया में क्यों नहीं दे सकता? एक देश का प्रधानमंत्री कितना धीर गंभीर और समय का इंतजार करता है, और दूसरे देश का राष्ट्रपति असमय कुछ भी बोल देता है। दोनों व्यक्ति, मैंने कल कहा था कि व्यक्तित्व से आदमी बड़ा होता है, धन संपत्ति से नहीं बड़ा होता। साथियों, प्रधानमंत्री का आज का बयान कोट करके मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उस सम्मेलन में वैज्ञानिकों से आह्वान किया और बड़े बड़े कठोर भाषा में बोला, कहा कि भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। माने वो भारत के लिए कहते हैं कि भारत कभी समझौता नहीं करेगा। और जोर देकर प्रधानमंत्री ने आज ही सुबह बोला कि इन वर्गों की आजीविका की रक्षा करना राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्र की, ये सीधा जवाब है। और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इस नीति के चलते, मेरे कठोरपन के चलते, मैं झुकूंगा नहीं ट्रंप के सामने, उसके चलते उन्होंने कहा तल्ख चेहरा लेकर कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर उन्होंने कहा दृढ़तापूर्वक कि हम इसके लिए तैयार हैं। और करतल ध्वनि से आज ही गूंजा, वैज्ञानिकों का करतल ध्वनि से। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक तैयार है प्रधानमंत्री के आह्वान को देखते हुए कि यह देश कृषि प्रधान देश आज भी है, और वैज्ञानिकों के सहारे हमारे कृषि उठ खड़े होंगे, हमारे किसान उठ खड़े होंगे, तो ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा। कर्म से जवाब देना, व्यंग से नहीं। साथियों, इसलिए मैं लाइव आया हूं कि मैं स्वामीनाथन को याद करूंगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा और प्रधानमंत्री के इन बातों को जोड़ूंगा। साथियों देखिए, साथियों जो आज बात हुई, अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री ने, उसको उन्होंने कृषि वैज्ञानिक की स्मृति से जोड़ा और राजनीतिक प्रतिघात के बजाय राष्ट्र के किसान प्रतिबद्धता के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया। मौका था, बुलाया ही गया था, शताब्दी था ही, झूठ भी नहीं था। 1925 से लेके 2025 100 वर्ष होते हैं। 2023 में उनका निधन होता है। इसी देश के प्रधानमंत्री इन्हीं ने इनको भारत रत्न भी दिया था। तो उन्होंने कृषि वैज्ञानिक के उस स्मृतियों को जोड़ते हुए, देखिए मौका चुना, ट्रंप का जवाब राष्ट्र के किसान की प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत कर दिया, नंबर 1। दूसरे, एवरग्रीन क्रांति की विरासत को जोड़ा। एवरग्रीन क्रांति, हरित क्रांति अमेरिकी, उस समय का हरित क्रांति अमेरिका को ही जवाब था, फिर से अमेरिका को जवाब दे रहे हैं यही प्रधानमंत्री। ये रणनीतिक स्थिति बता रहा हूं मैं। एवरग्रीन क्रांति की विरासत से जोड़कर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि की स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता और खाद्य संप्रभुता, इसके मूल्यों को दोहराया। और राष्ट्रवादी स्वर इसमें क्या निकलता है? ट्रंप अपने लिए राष्ट्रवादी होंगे, अनैतिक राष्ट्रवादी। भारत का प्रधानमंत्री नैतिक राष्ट्रवादी है। स्वर क्या निकला? कि हम अपने किसानों के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। यह संदेश साथियों साहसी, आत्मविश्वासी और देशभक्ति से ओतप्रोत है। भला क्यों नहीं हम लाइव आए? भला क्यों नहीं हमको इसको दोहराना चाहिए? भला क्यों नहीं इसकी एनालिसिस करनी चाहिए? एक अध्यापक के रूप में दायित्व है, 24 घंटा हमारा दायित्व है, हम मनन मंथन करते रहें। साथियों, ये जो राजनीतिक संतुलन प्रधानमंत्री का जवाब,
इससे कूटनीतिक तनाव नहीं बढ़ता है, कोई व्यंग, कोई गाली नहीं देते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को भी पता है स्वामीनाथन कौन है, अमेरिका को भी पता है, इसीलिए उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म का चयन किया और सीधे सीधे संकेत दे दिया। दूसरा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो स्वामीनाथन के शब्द हैं साथियों, नीतिगत संकेत दिया। बायो हैप्पीनेस, जिसको सेलिब्रेट प्रधानमंत्री ने किया और स्वामीनाथन जी इसके जनक थे। बायो हैप्पीनेस, दुनिया, हम जैसे अर्थशास्त्री, हमारा विषय क्रूर विषय है, हम जीडीपी को मापदंड मानते हैं, और स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस कहते हैं। प्रकृति अगर ठीक होगा, खेती ठीक होगा, तो अपने आप मनुष्य का हैप्पीनेस लौटेगा। बायो हैप्पीनेस, इस पर केंद्रित कार्यक्रम में किसानों की प्राथमिकता को दोहराकर हमारे प्रधानमंत्री ने सतत कृषि आधारित नीतियों की ओर अपने झुकाव का उजागर भी किया है। ये जो अदानी और अंबानी पर लांछन लगा के देश के विपक्ष के नेता व्यंग कसते हैं, वो सब दरकिनार हो गया। ट्रंप को जवाब देते हुए देश की जनता को संबोधित कर दिया देश ने। बायो हैप्पीनेस पर केंद्रित कि हमारे सतत कृषि आधारित नीतियां ही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, दूसरी बात, प्रतीकात्मक एकता का संदेश देते हैं। स्वामीनाथन के योगदान की चर्चा डिटेल में प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक तो वो है ही हैं, ये कृषि वैज्ञानिक तो उनके पिता हैं, लेकिन देश के जन जन को कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। गहराई और भावनात्मक संदेश देकर प्रधानमंत्री ने दिल तो जीता, लेकिन दुनिया को संदेश दे दिया साथियों। बिना टकराव के एक राष्ट्रीय मंच से स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने कृषि हितों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। ट्रंप चाहे 50% करें, चाहे 100% कर दें। यह प्रतिक्रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे क्षेत्र के सांसद का केवल एक आर्थिक नीति का संकेत नहीं था, बल्कि साथियों एक वैचारिक प्रतिबद्धता भी थी, जो स्वामीनाथन की सोच से लेकर आज के वैश्विक दबावों तक भारत की स्थायी कृषि नीति को दर्शाती है। ये हमारा देश है महाराज, क्या हम ट्रंप को हमले से लोग समझेंगे? और नेता कैसा होना चाहिए दुनिया देख रही है। साथियों, ये प्रधानमंत्री का आज का ये जो बात है, ये दिल भी छूने वाला था और गौरवान्वित करने वाला था, और जवाब देने की एक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का एक स्वरूप था। ये सांस्कृतिक स्वरूप है देश का। हम हल्कापन का उजागर नहीं करते हैं, बड़े मंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल में आज का दिन महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं आपके सामने आया हूँ साथियों। वह है अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में जो हरित क्रांति हम लोग पढ़ाते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, उस हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और कृषि धर्म एक शाश्वत परंपरा के रूप में हम लोगों ने देखा है। हम लोग को इस भाव में पढ़ाना चाहिए। साथियों, सभी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता की आत्मा कृषि है। वैदिक काल से आज तक कृषि ही है। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर चाणक्य के रणनीतिक शास्त्रों तक कृषक को जीवन और धर्म का पालन करता माना गया है, जो सच है। साथियों, आधुनिक भारत की अगर बात करें, हमने मालवीय जी को तो नहीं देखा, हमने गांधी को तो नहीं देखा, लेकिन हमने स्वामीनाथन को देखा है। रोमांचित हूं, ऐसे व्यक्तित्व को, ऋषि तुल्य व्यक्ति को देखना भी जीवन धन्य के समान है। मैं तो धन्य हूं, मुझे तो गौरवान्वित हूं, और मैं उस पर बात भी कर रहा हूं। मैंने एक याद है कि आपको इसके पहले कई ऐसे वैज्ञानिकों का नाम लिया था। नार्लिकर साहब को भी हमने देखा था, उस समय भी मैंने ये बोला था। ये केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं, हम लोग भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, हम लोग एलमनी कलाए, उनसे भी हम मुझे 3 से 4 बार मुलाकात का मौका मिला। उनकी संस्था भी के आगे मैं नतमस्तक हो गया। हम लोग कुछ भी नहीं हैं, कर्मवीर तो ये हैं, हम लोग तो केवल
कुछ काम भी नहीं कर पा रहे तो भी ढिढोरा पीटने के लिए अग्रसर हैं। काम करने वाले ऐसे होते हैं ऋषि समान, जो करके चले जाते हैं, देश का भला हो जाता है साथियों। ऐसे स्वामीनाथन का पीरियड 1925 से 2023 तक था और इस वर्ष उनका 100 वर्ष होता। अगर जीवित रहते तो हम लोग शताब्दी मनाते, लेकिन फिर भी वो 100 वर्ष से अधिक अमर होकर जिंदा हैं हमारे हृदयों में, ऐसा हमारा मानना है साथियों। हरित क्रांति के जनक, उनको स्मरण करना ही एक पूर्णता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय कृषि आत्मा को वैज्ञानिक नवाचार के साथ पुनर्जीवित किया, इसीलिए वो महान है। वैज्ञानिक नवाचार और आत्मा कृषि, उसको पुनर्जीवित किया। उसके कारण जानते हैं क्या हुआ साथियों? जो आज हम 80 करोड़ को बांट पा रहे हैं, जो हम ताव से ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। न केवल करोड़ों लोगों के लिए हमने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया, बल्कि आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन की नींव रखी इसी स्वामीनाथन ने, जिसके बल पर हम डंका पीट रहे हैं। ऐसे स्वामीनाथन को भला हम याद क्यों न करें साथियों। हरित क्रांति हुई करती, हम उस क्रांति के बाद ही पैदा होंगे, पैदा होने के बाद क्रांति चल रही थी। 1960-70 का दशक था और देखिए कारण कितना महत्वपूर्ण है और आज कैसे जोड़ सकते हैं आप। मैक्सिको और फिलीपींस से उच्च उत्पादकता वाली गेहूं और चावल की किस्मों, जिसको HYVS कहते हैं, उसको भारत में लाना और अनुकूल बनाना नंबर 1। नोबेल विजेता बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग सहित वैश्विक वैज्ञानिकों का साथ सहयोग करना। भारत को जहां भोजन जहाज से आता था, ऐसी स्थिति में साथियों खाद्य की आत्मनिर्भरता की ओर जाना बहुत बड़ा योगदान है। खास करके पंजाब, हरियाणा, जहां से हमारे दिनेश भाई सुन रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको लागू करना, ये बहुत बड़ा योगदान था हमारे महान स्वामीनाथन जी का। साथियों कृषि नीति में संस्थागत सुधार किए गए, उसमें प्रमुख उनका योगदान क्या था, जिस पर आज भी चर्चा हो रहा है। डबलिंग ऑफ द फार्मर्स का फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी की वजह से हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP इनकी देन है। सिंचाई और उर्वरकों का प्रसार इनका देन है। देखिए नवाचार और कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार करने पर उन्होंने जोर दिया था, तब जाके भारत आज इस अवस्था में पहुंचा है कि हम ट्रंप को कृषि के बल पर जवाब दे रहे हैं। साथियों स्वामीनाथन जी का MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है। उन्होंने MSRF की स्थापना की थी और एवरग्रीन क्रांति की अवधारणा, एवरग्रीन, हमेशा भारत ग्रीन, इसलिए मैं हरा पहन के आया हूँ और गमछा तो हमारे भारतीयता का निशानी है, सांकेतिक है। एवरग्रीन क्रांति की अवधारणा तकनीक, पारिस्थितिकीय संतुलन, स्थानीय ज्ञान और कृषक कल्याण का समन्वय था। ये एवरग्रीन क्रांति इस फाउंडेशन का लक्ष्य था साथियों। और दूसरे बायो विलेज, जैव ग्राम, महिला सशक्तिकरण और किसान सूचना प्रौद्योगिकी का विकास इस सेंटर ने किया, जो स्वामीनाथन साहब का सेंटर था। ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा विषय है। सिद्धार्थ सुन रहे, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे कलीग हैं, हमारे साथ DAV में। हम और सिद्धार्थ ने इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 साल पहले इसी बायो विलेज या विलेज कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उसमें ये सारी बातें हो रही थी, कैसे एंटरप्रेन्योर और किसानों को एक साथ लाया जाए। हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हम लोगों को फंड देने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। विचार तो है, भावना तो है, शोध का स्पिरिट तो है, लेकिन बिना फंड के कोई शोध भी तो नहीं कर पाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन साथियों दूसरा बात, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 से 2006, ये भी बहुत बड़ा देन था। किसानों के लिए आजीविका की सुरक्षा की सिफारिश स्वामीनाथन ने किया था। आजीविका की सिफारिश, स्वामीनाथन जी किसानों के मसीहा हैं, देवता उनके लिए हैं। ये सभी को समझना चाहिए, सभी को मानना चाहिए।
भूमि का सुधार, जो नई जो कृषि नीति आई थी अभी, जिसको कि दबाव के चलते वापस लेना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन साथियों अद्भुत था। उसमें स्वामीनाथन का पुट था, उनका इनपुट था। भूमि का सुधार, ऋण की सुलभता जो किसानों के लिए चाहिए, क्यों किसान बेचैन हो, ऋण नहीं मिलता है, बीमा और उत्पादन से बाजार तक की कड़ी, ये सब स्वामीनाथन के टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। सरकार इस पर काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी पारिस्थितिकीय स्थिरता, उस पर स्वामीनाथन जी ने बहुत बल दिया था, क्योंकि वो वैदिक और अर्थशास्त्रीय दर्शन की गहराई थी। स्वामीनाथन ने इसको हृदय से लगाया था। ऐसे महान स्वामीनाथन का आज जन्म शताब्दी है साथियों, उनको याद करना हमारा फर्ज है। साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह परंपरा की, स्वामीनाथन के वैदिक संस्कार की, तो वो कृषि धर्म है। हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जात पात पर फंसे हुए हैं। स्वामीनाथन के हिसाब से कृषि एक धर्म है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने किसान को एक जात बताया और नौजवान को एक जात बताया। तो कृषि धर्म, ये सब प्रधानमंत्री प्रेरित होते हैं ऐसे व्यक्तित्व के इशारे से। साथियों, हमारे पूरे वैदिक श्लोकों में ये त्रान्न विवच्यते बहुधा नित्यमेव च तत्र गावो भवन्तु न, ये वैदिक सूत्र है। जहां प्रतिदिन अन्न की बहुलता से रसोई होती है, वहां हमारी गौएं समृद्ध रहें। ऋग्वेद में इसकी प्रार्थना किया गया है। कृषि और पशुपालन, इसे प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमारे कृषि, पशुपालक और मछुआरों का हित के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे ऋग्वेद में है और हमारे स्वामीनाथन ने कहा था कृषि और पशुपालन दोनों को समृद्धि के स्तंभ के रूप में हम देखते हैं, आज भी, कल भी और कल भी देखेंगे। ट्रंप साहब सुन लें। साथियों, अथर्ववेद में एक और चीज कहा गया। अथर्ववेद की बात मैं कर रहा हूं, ऋग्वेद की बात कहा, अथर्ववेद में एक और बात कही गई, कृषि ब्रह्मा कृषि विष्णु कृषि सृष्टि कारणम। केवल श्रम नहीं है कृषि, बल्कि दैविक कर्म है। कितना महान स्थान है यह, ब्रह्मा और विष्णु का स्वरूप है। हल की पूजा, उसके जोतने वाले की पूजा, बैल और गौ की पूजा, गोबर की पूजा, धरती की पूजा, माँ की पूजा, अन्न की पूजा, हम पूजा भाव से कृषि करते हैं। और सृजन और पालन दोनों का साधन है साथियों। ये सब स्वामीनाथन ने अपने दिल में पिरोया था और इसीलिए नवाचार विधि से, वैज्ञानिकता से सिद्ध किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि व्यवहारिक बनिए, भावों को पढ़िए, मनुष्य के भावों को, मनुष्य की पीड़ा को, संवेदनाओं को। आप कहीं बैठ जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो आपके अंदर ये भावना नहीं रहेगी तो आप समाधान नहीं कर पाएंगे। केवल गणित के आधार पर, केवल सूत्र लगाकर, केवल मॉडलिंग करके, केवल लैब में बैठ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप मनुष्य की भावनाओं को, समाज को लेबोरेटरी नहीं मानेंगे। स्वामीनाथन जी कहते थे, आप कृषि जहां किसान हो रहा है वो उसको लैब मानिए, लैब से लैंड तक जाइए। साथियों, उपनिषद में भी कहा गया, प्रधानमंत्री ने कई चीज कोट किया, मैं भी थोड़ा कोट कर रहा हूं। अन्नम वे प्राणा, अन्न ही प्राण है। और ये सारी बातों को अगर मिलाया जाए तो हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आर्थिक व्यवस्था का मूल स्तंभ अगर कृषि है और कृषि की प्रधानता को उजागर करते हुए स्वामीनाथन ने कार्य किया है, तो उससे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं हो सकता है। कोश मूलो दंडः, कल हमने बताया था चाणक्य का कि कृषि कोश का प्रमुख स्रोत है, इसका विकास सतत होना चाहिए। सब कुछ कृषि पर आधारित है इस संसार में, सर्व कृषि मूलम लोके। क्या ट्रंप को समझ में आ गया? इसलिए ट्रंप बौखलाए हैं, उनके यहाँ किसानी मर जाएगी, तो किसान को आश्वासन दे रहे हैं कि भारत में तुम्हारा माल बिचवाएंगे। नहीं बिचवा पाओगे, क्योंकि हमारे किसान सक्षम है, अपने देश का भी पेट भरेंगे, तुम्हारे जैसे देश का भी पेट भरेगा। हम स्वामीनाथन के देश वाले हैं साथियों, बार बार मैं कह रहा हूं कि सिंचाई की व्यवस्था, बीज की उपलब्धता, भंडारण नीति, प्राकृतिक आपदा, फसल योजना, कृषि का नवाचार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रबंधन,
ये सब हमारा रीढ़ है और स्वामीनाथन ने सारे पर सूत्र सुझाकर इस देश की सरकारों को दिया है। जो सरकारें मानी वो चल निकली, जो नहीं मानी वो निकल चुकी। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण देन है स्वामीनाथन जी की, लेकिन उसकी सीमाएं थीं। उससे क्या हुआ कि कुछ पंजाब केंद्रित हो गया, ये आलोचना भी हम लोग करते हैं। उर्वरता में कमी आई भूमि की, ये भी आलोचना हम लोग कर बैठते हैं। और जल की अत्यधिक खपत हुआ पंजाब हरियाणा में, ये भी आलोचना कर सकते हैं। पारंपरिक फसलों बाजार, ज्वार बाजार, दलहन की उपेक्षा हुई, लेकिन वही स्वामीनाथन ने मिलेट की बात की थी तब, और दलहन और इससे निकल के भी लोगों को डाइवर्सिफाइड खेती करने का आह्वान किया था। और एवरग्रीन क्रांति उनका देन है। उन्होंने कहा था कि स्थायी कृषि की ओर झुकना चाहिए, टेम्परेरी कृषि मत कीजिए। पर्यावरणीय दृष्टिकोण और ग्राम केंद्रित नीति बनाइए, अर्बनाइजेशन पर जोर मत दीजिए। कृषक केंद्रित विकास का मॉडल बनाइए, इंडस्ट्री सेंट्रिक मत बनिए केवल। इसलिए साथियों, आधुनिक युग में अगर कृषि ऋषि यानी किसानों के ऋषि कोई हो सकता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिसका हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं और जिसके नाम पर आज प्रधानमंत्री ने घोषणा किया दुनिया में उनके नाम पर हर वर्ष एक प्राइज देने का, वो भी सराहनीय है। हम सारे कृषि वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो जीवन है साथियों। इसलिए आधुनिक युग के कृषि ऋषि हमारे भारत रत्न स्वामीनाथन हैं। उन्होंने आधुनिक विज्ञान को प्राचीन वैदिक और अर्थशास्त्रीय मूल्यों से जोड़कर कृषि धर्म और राष्ट्र निर्माण का आधार बना दिया। ये गौरवान्वित का पल है। आज देश का प्रधानमंत्री गौरवान्वित था। ट्रंप जैसे बादशाह को भी उसने कृषि के बल पर चुनौती दे दी। और इसीलिए जो प्रार्थना है हमारा ना, जो हम नित्य बोलते हैं, रोज बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इसकी शुरुआत कौन करता है? किसके बल पर यह मंत्र है? किसके बल पर यह मंत्र है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोलने को तो बोलते हैं, यह मंत्र है किसानों के बल पर साथियों। इसीलिए स्वामीनाथन को जानिए, समझिए, महसूस कीजिए, उनको याद कीजिए। विज्ञान तथा समाज के बीच सेतु के रूप में देखिए। जब गंभीर खाद्य संकट से देश गुजर रहा था तो उस योगदान को याद कीजिए, आर्थिक स्थिरता को याद कीजिए, खाद्य सुरक्षा और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव पर विश्लेषण कीजिए। 1960 में ही हमने बार बार कहा भारत में गंभीर खाद्य संकट हुआ था और जानते क्या हुआ था? वही उस समय का और आज का जोड़, प्रधानमंत्री का मैसेजिंग कितना सांकेतिक होता है और कितना सटीक होता है। सुन लीजिए, जब स्वामीनाथन जी गंभीर खाद्य संकट हुआ था तो अमेरिका से ही, वही अमेरिका तब भी था, वही अमेरिका आज भी है, अमेरिका का स्वरूप नहीं बदल रहा है। PL 480 के तहत गेहूं आयात पर निर्भर थे। गेहूं जिसको बताया ना हमारे साले साहब डॉक्टर रतन तिवारी जी और हमारे दिनेश भाई, उसके वहाँ के वैज्ञानिक है, बड़ा अथक मेहनत करते हैं। हम लोग तो देखा है, हम तो घूमे हैं पूरा WDR शोध संस्थान, मुझे जाने का मौका मिला है, वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला है। आज वो डायरेक्टर हैं। नीति आयोग में आज बैठक थी और प्रधानमंत्री के उसमें भी सम्मिलित हुए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। साथियों, गंभीर खाद्य संकट किसकी वजह से हुआ था? PL 480 के तहत हम गेहूं के आयात पर निर्भर थे। धन्य है हमारे कृषि वैज्ञानिक। उस गेहूं अनुसंधान केंद्र ने, प्रधानमंत्री ने कोट किया कि पिछले वर्ष रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, जिसके बल पर हम खाद्य सुरक्षा दे पा रहे हैं और फ्री फूड डिलीवरी कर पा रहे हैं सारी। क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन साहब ने उनके नेतृत्व में, उनके नाम पर उच्च उपज देने वाली किस्म, जिसको हाई यील्ड वेराइटीज कहते हैं, HYVs, कई नाम उसके हैं, उसकी शुरुआत की थी। और उसी से भारत आत्मनिर्भर और खाद्य सरप्लस, खाद्य अतिरेक का देश बना। और उसका परिणाम क्या हुआ? जिससे अमेरिका आज डर रहा है, वही उस समय हो गया था। आयात पर हमारी निर्भरता कम हो गई, इसलिए हम अमेरिका से सरप्लस हैं
ट्रेड में बौखलाया हुआ अमेरिका। विदेशी मुद्रा की बचत हुई, आज भी हम बचत कर पा रहे हैं। कृषि का जीडीपी में योगदान बढ़ा, उस समय 40% हो गया, अब भले से कम हो गया, लेकिन स्वामीनाथन के सहयोग से कृषि जीडीपी का योगदान 40% हो गया था। मूल्य स्थिरता निश्चित हो गई थी, इन्फ्लेशन कम हो गया था, जिससे आर्थिक योजनाएं पर हम बल दे पाए थे और अच्छे से कर पाए थे। साथियों, सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो भारत में आज भी 50% से अधिक श्रमिक कृषि पर निर्भर हैं। इनपुट आधारित कृषि क्षेत्र जैसे सिंचाई, बीज, उर्वरक, इसको मिलाकर स्वामीनाथन ने सूत्र बनाया था और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो रोजगार इकोनॉमिक्स का समस्या है, बेरोजगारी। रोजगार कृषि में कैसे दिया जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ाते हैं, छिपा हुआ प्रचंड बेरोजगारी कृषि में दिखाई पड़ता है। उसको वास्तविक रोजगार में तब्दील करने के लिए इनपुट आधारित कृषि क्षेत्रों में विस्तार स्वामीनाथन ने शुरू किया था। और उससे क्या हुआ? भारत में छोटे और सीमांत किसान बहुत हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हुई। आज भी भारत सरकार डबलिंग दी फार्मर्स इनकम की बात करती है, लेकिन आज उसका हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ न कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन, कृषि को राज्य का मुद्दा मानकर हम एक तरह से राष्ट्रीय नीति नहीं लागू कर पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। हमको कृषि को राष्ट्रीय नीति के रूप में ही घोषित करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। साथियों, महत्वपूर्ण बात जो हमारे ससुर जी से भी जुड़ा हुआ प्रोफेसर तिवारी जी से, कृषि अनुसंधान संस्थानों और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत स्वामीनाथन कहने पर हुआ था। और हमारे ससुर जी हमेशा कहते हैं कि मृदा का भी जीवन है, जिसे मनुष्य का जीवन है, मिट्टी का भी जीवन है। उसके भी स्वास्थ्य उतनी जरूरत है जितना हमारा स्वास्थ्य। मिट्टी स्वस्थ होगा तो अन्न स्वस्थ होगा, और अन्न स्वस्थ हम खाएंगे तो हम स्वस्थ होंगे। ये कोरिलेशन है, ये स्वामीनाथन ने किया था, तिवारी जी उसको लागू कर रहे थे। मृदा का परीक्षण, प्रयोगशालाओं, गोदामों और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने की बात की थी। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना में अग्रणी की भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज खुले थे। इससे ग्रामीण मानव संसाधन का खूब विकास हुआ साथियों। इसीलिए हरित क्रांति के कारण हुई मृदा और जल संरक्षण जैसी समस्याओं को पहचानते हुए स्वामीनाथन ने एवरग्रीन क्रांति का विचार रखा था, जो सतत, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि विकास की वकालत करता है। आज उनका दिन है। 100 साल उस व्यक्तित्व को आए धरती पर हुआ। 100 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और स्वामीनाथन के मॉडल ने जैव विविधता, बीज स्वराज और खाद्य न्याय, इस जैसे टर्मिनोलॉजी को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा साथियों। और हम कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण कृषि नवाचार करने वाला एकमात्र व्यक्ति स्वामीनाथन है, जिसका प्रयोगात्मक समझदारी के दुनिया लोहा मानता है। तो उनका तर्क संगत सोच हुआ करता। तो हमने तो साक्षात्कार सुना है, डेटा आधारित समाधान होता था। वैज्ञानिकता भरी पड़ी है, क्योंकि स्वयं वैज्ञानिक थे। हमारे मामा वैज्ञानिक थे, तो गंगा में प्रदूषण का मेजरमेंट करके सरकार को चुनौती देते थे। और कृषि वैज्ञानिक थे, तो ये भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए भी डाटा आधारित विज्ञान पर काम करते थे। फील्ड में जाके परीक्षण करते थे। फसल अनुसंधान और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के अनुसार समाधान अपनाने पर जोर देते थे। ये सारे के सारे बातें साथियों, उनके नेतृत्व में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग जो 2004 से 2006 के बीच बनी थी, यही सारी बातें होती थी। कैसे किसानों को हम समृद्ध बनावें ताकि ये देश समृद्ध बने। साथियों, जो नॉर्मल बोरलॉग थे, नोबेल विजेता, उनके जैसे वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने काम भी किया है। परंतु तकनीकों को अमेरिकन या विदेशी स्थिति से नहीं पढ़ते थे, नहीं उपलब्ध कराते थे। तकनीकों को भारतीय जरूरतों के अनुसार उन्होंने ढाला। ये उनकी बात थी। उन्होंने कहा लैब से खेत तक ज्ञान के प्रसार पर बल देना चाहिए। केवल लैब में बैठ के साइंटिफिक तरीके से बीज बनाने से कुछ नहीं होगा।
आपको खेत में जाके बीज के गुणों को बताना होगा, किसानों को समझाना होगा, किसानों को अवेयर करना होगा, अपना लैब बना के वहाँ उत्पादकता को दिखाना होगा, उसके न्यूट्रिशनल पदार्थ को बताना होगा। ये सब लैंड से लैब से खेत तक नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा। वैज्ञानिकता धरी की धरी रह जाएगी अगर कल्याण नहीं होगा। साधन धरे के धरे रह जाएंगे अगर पहुंच नहीं होगा। एक समय अमर्त्य सेन ने कहा था कि अकाल केवल सूखा पड़ने से या कृषि उत्पादन कम करने से नहीं पड़ता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन न होने से अकाल जैसी स्थिति होती है, उसको भी अकाल माना जाए। बहुत बड़ा थ्योरी बना था। इस प्रकार स्वामीनाथन कहते थे कि केवल लैब में रह के आप वैज्ञानिकता के आधार पर कुछ नहीं कर पाएंगे, खेत तक पहुंचिए। तो देखिए प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान किया कि खेत तक पहुंचिए। और हमको याद है कि हमारे तिवारी जी, रतन जी इस समय पूरे नेतृत्व के साथ उनको खेतों में जाते हुए हमने स्वयं देखा है, बीजों को बांटते हुए और लोगों को समझाते हुए। साथियों, प्रौद्योगिकी जो होना चाहिए ना, विज्ञान, वो नैतिकता से युक्त होना चाहिए। ये बात स्वामीनाथन समझते थे, इसलिए उन्होंने बायो हैप्पीनेस की उदाहरण दी जो मैं बार बार कर रहा हूं, यानी जैव प्रौद्योगिकी प्लस नैतिक प्रशासन। बिना जैव सुरक्षा परीक्षण के जीएम फसलों को उन्होंने खारिज किया था। याद कीजिए आप लोग, किसानों के अधिकार, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता की रक्षा की उन्होंने मांग की थी, पुरजोर मांग की थी। इसीलिए स्वामीनाथन का एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी था, क्योंकि उनका नैतिक दृष्टिकोण था। किसान प्रथम दर्शन, यदि कृषि गलत दिशा में जाती है तो कोई भी चीज सही दिशा में नहीं जा सकती। ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के वर्ड हैं, शब्द हैं, हूबहू मैं बोल रहा हूं। हमने ये सुना है, हम भी बहुत सारे चीजों को पढ़ते लिखते रहते हैं, हमने मिला भी है, उनके मुख से मैंने सुना है। यदि कृषि गलत दिशा में जाती है तो कोई भी चीज सही दिशा में नहीं जा सकती। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री कृषि पर फर्म स्टैंड लिए हुए हैं, क्योंकि किसानों की गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और उचित आय को प्राथमिकता उन्होंने देने की वकालत की। ये सरकार उस पर काम कर रही है। साथियों, समावेशन और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाया था। इसलिए दलित और आदिवासी किसान को जोड़े, महिलाओं को कृषि में भरपूर जोड़ने का काम स्वामीनाथन ने किया। आज महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में कृषि से जुड़ी हैं और ग्रामीण सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। ये सारी बातें साथियों आज हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरा मन किया कि जिस व्यक्ति को, कर्मयोगी को मैंने देखा है, उसके बाद उसको भारत रत्न मिलता है, जिस व्यक्ति को हमने साक्षात हमने दर्शन किया है, उस व्यक्ति अगर 100वां साल देश बना रहा है तो हमें भी बनाना चाहिए। वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो भारतीय कृषि आत्मा के कर्मयोगी थे। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क और करुणा का मेल था। जैसे हमारे मामा जी कहते थे कि साइंस और आस्था ये दो नदी के पाठ हैं, बीच में जीवन चलता रहता है। इसी तरह ये कहते थे कि भैया तर्क और करुणा का मेल ही वैज्ञानिकता है। और उनका सामाजिक उत्तरदायित्व था कि खेती केवल जीविका नहीं है। वो लोग गलत बोलते हैं जो खेती को जीविका कहते हैं, बल्कि गरिमापूर्ण कर्म है। ये भाव कहाँ पैदा हो रहा है? इसलिए आज के लिए उनके योगदान से हमें सीखना चाहिए, हमें जीना है, हमें मानवता और संवेदना के बीच संतुलन पैदा करना होगा। हमें मिट्टी, बीज और किसानों के पसीने को महसूस करना होगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखना होगा। उन्हें याद केवल इसलिए नहीं कि हरित क्रांति के जनक थे, बल्कि इसलिए कि उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्रामीण भारत के प्रति मानवीय संवेदना और सभ्यता की गहराई में समाहित था और सांस्कृतिक, कृषि प्रधान और नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ था। साथियों, वे मूल्य जो वैदिक ज्ञान और कौटिल्य के राजकाल तक जाता है। साथियों, ऐसे महान वैज्ञानिकों को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, क्योंकि अन्नान भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं। ये बात सबको समझना चाहिए, अमेरिका को भी समझना चाहिए। कृषि उपजीवनाम समृद्ध राष्ट्र से समृद्धि, किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि है। यह हर देश को समझना चाहिए। इसलिए किसानों के लिए
प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ न्यौछावर मैं कह दूंगा, मुझे जितना भी नुकसान होगा, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। आप जानते हैं कि जलवायु संकट का कारण यही पाश्चात्य देश हैं। भोग हम रहे हैं, किसान आत्महत्या करते हैं, हमको रोना आता है, हम पछताते हैं। स्वामीनाथन जी ने मोनोकल्चर, जल संकट और कॉर्पोरेट कृषि की खतरों की चेतावनी बहुत पहले दे दी थी। इसीलिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत ये मंत्र है, ये नारा नहीं है। ये स्वदेशी अर्थनीति है, ये नारा नहीं है। कृषि के सशक्तिकरण का मेल है, ये नारा नहीं है। इसलिए इस पर काम किया जाए, मिलकर काम किया जाए और भारत की प्राचीन कृषि की आत्मा, कृषि के ऋषि को सत सत प्रणाम किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो हमसे जुड़े उनको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अतुल त्रिपाठी जी, अभिनव जी, समीर जी, प्रमोद कुमार जी, शुभम द्विवेदी जी, कि मुझे कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाता है। जब मैं जैसे ही घर आता हूँ, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा मिलता है, मैं जुड़ जाता हूँ। मैं आपको बोर करने या मैं आपको परेशान करने नहीं आता हूँ। कुछ मैंने संकल्प लिया है, भारती भाभी भी जुड़ गई हैं, कि अगर कोई इस राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, इस देश से जुड़ा हुआ मुद्दा, समसामयिक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा हो, तो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ लोग कहते हैं कि अनर्गल बातें ज़्यादा होती हैं, उसी सोशल मीडिया पर ट्रंप भी तो बातें कर रहे हैं। तो हमें सोशल मीडिया पर सार्थक बातें ही सही कह के अपनी बात को रख देना चाहिए। ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारा साक्षर लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। नमस्कार, धन्यवाद। देखते हैं कल क्या होता है। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।